हेलो एवरीवन, आई होप ईच वन ऑफ यू इज़ कीपिंग सेफ। सो ये सेकेंड वीडियो में हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में बात करेंगे। तो रदरफोर्ड एक दूसरे साइंटिस्ट थे। पिछली बार हमने थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम देखा था। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने एक अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, नाम था एक्सपेरिमेंट का अल्फ़ा। ये ए नहीं है बुक में, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए, ठीक है, और उन्हें एक गोल्ड फॉयल से पास किया। जैसे हमारे घर में एल्यूमिनियम फॉयल होता है, गोल्ड फॉयल उन्होंने लिया और गोल्ड फॉयल से कुछ रेज पास करवाई। उन रेज का एक स्पेशल नाम था अल्फ़ा रेज। ठीक है, तो क्या किया, गोल्ड फॉयल लिया, उसमें से अल्फ़ा रेज। अब गोल्ड फॉयल क्यों लिया उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट उन्होंने एक फॉयल लिया, गोल्ड फॉयल, और उससे रेस पास करी। ठीक है, और देखा कि क्या ऑब्जर्व होता है दूसरी साइड पे। यहाँ से रेस पास करी, उन रेस का नाम था अल्फ़ा रेस। अल्फ़ा रेस क्या होती है, हीलियम एटम होता है, हीलियम एटम का जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। अब ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब चीज़ें हम बाद में स्टडी करेंगे, थोड़ा बहुत हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो हीलियम एटम, हीलियम एक एटम होता है, उसी को हम अल्फ़ा पार्टिकल बोल देते हैं। तो मतलब इतना समझ लो कि कुछ रेस थी, ठीक है, जिसको एक फॉयल के थ्रू पास किया और ऑब्जर्व किया कि क्या 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 चीज़ें हमें दिखती हैं। तो मैंने यहाँ पे ना उस फॉयल के बहुत सारे एटम्स बना दिए। हर चीज़ के अंदर एटम होते हैं, तो वो फॉयल के अंदर भी एटम्स थे। मैंने ये जो सर्कल दिखाया हुआ है, ये एटम्स हैं, जो गोल्ड फॉयल के एटम्स थे। ठीक है, बहुत सारे एटम्स हैं, जितना मैं मतलब दिखा पाई। अब क्या हुआ, और ये रेस क्या है, ये कौन सी रेस है, अल्फ़ा रेस। ठीक है, तो पहले हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि उसने क्या ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने देखा दैट मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। मैक्सिमम जो रेस थी वो सीधी चली गई। ठीक है, सीधी यहाँ से गई, और यहाँ पे एक स्क्रीन प्लेस थी, यहाँ पे ना एक स्क्रीन थी, तो उस पर जाके टकराई। ठीक है, तो मैक्सिमम रेज स्ट्रेट गई, मैक्सिमम रेज स्ट्रेट गई। सेकेंड चीज़ क्या ऑब्जर्व करी, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स या सम ऑफ द रेज वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। जैसे गई और टकरा के किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई, ऐसे यहाँ से जा रही है एक रे, डिफ्लेक्ट हो रही है किसी एंगल पे। ठीक है, तो कुछ ऐसी रेस थी जो गई और सीधे जाने के बजाय टकरा के किसी एंगल पे बेंड हो गई। ठीक है, तो कुछ रेज ऐसी थी जो ऐसे जाके डिफ्लेक्ट होके बेंड हो गई। एंड वेरी वेरी फ्यू, बहुत बहुत कम ऐसी रेस थी जो जाने के बाद एग्जैक्टली उसी पाथ पे वापस आ गई। जैसे एक रे यहाँ से जा रही थी, मैक्सिमम रेज यहाँ से गई, सीधी जाके वहाँ स्क्रीन पे दिखी। ठीक है, कुछ ऐसी रेस थी जो जाने के बाद कुछ एंगल्स पे बेंड हुई, अलग अलग एंगल्स पे बेंड हुई। और बहुत बहुत कम ऐसे रेस थी, 1 in 12,000 ऐसी रेस थी कि जाने के बाद वो एग्जैक्टली उसी पाथ पे वापस आ गई। ठीक है, ये 3 ऑब्जर्वेशंस थी। इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुछ कंक्लूसिव पॉइंट्स ड्रॉ करे गए। रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन बताया। सो फर्स्ट कंक्लूजन क्या था, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। इसका मतलब था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, ये क्या है, एटम, बीच में क्या है, एक बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये है एटम, और एटम में मैक्सिमम स्पेस जो है वो खाली है। ये उसे कैसे पता चला, क्योंकि मैक्सिमम रेस जो जा रही थी वो सीधी सीधी चली गई। ठीक है, अगर कोई रुकावट होती तो वो क्या करती, वो वाली चीज़ से टकरा के बेंड होती। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम रेस सीधी गई। इसका मतलब क्या था, मोस्ट ऑफ द रेस पास स्ट्रेट। इसका मतलब क्या था कि मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द पार्टिकल इज एम्प्टी। दूसरा पॉइंट, सम ऑफ द पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ पार्टिकल्स थे जो कुछ कुछ एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब क्या था कि ये जो बीच में, जो मैंने बीच में न्यूक्लियस बनाया हुआ है, न्यूक्लियस तब नाम नहीं था, बस ये था कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो बीच में प्रेजेंट है, ये बहुत ही कम जगह ले रहा है। ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज़ प्रेजेंट, इट ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में दे रखे हैं, और आपको नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। बट अभी हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं समझने पे। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, सम ऑफ द पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो बहुत ही कम जगह ले रहा है एक एटम के अंदर। तीसरी जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी, वेरी वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, जा रही थी यहाँ से टकराने के बाद वापस इसी पाथ पे डिफ्लेक्ट हो गई।
ठीक है, यानी जाने के बाद वापस इसी बात पे डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब क्या था, इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ, दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। जितना भी पॉजिटिवली चार्ज है एटम का वो बहुत ही छोटी जगह पे ऑक्यूपाई हुआ है, बहुत छोटी जगह पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है, बहुत छोटा सा है, ठीक है ना, पूरे एटम में वो पॉजिटिवली चार्ज बहुत छोटा सा है। तो ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। तो आपके पेपर में लिखना क्या आ सकता है, ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन क्या थी वो मैंने बोर्ड पे लिखी, कंक्लूजन वो मैंने इनके देख के एक्सप्लेन किए कि क्या के कंक्लूजन्स थे। अब इसी के बेसिस पे रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम आता है, मैं उसके पोस्टुलेट्स लिखती हूँ यहाँ पे। सो हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, क्या क्या बातें बोली थी, सेम चीज़ है, बार बार वही चीज़ रिपीट होएगी। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, मतलब प्लस चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, जिसको उन्होंने क्या कहा कि ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, नाम किया इनका, नाम क्या था कि ये न्यूक्लियस है। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। जितना भी मास है एक पूरे एटम का वो इसी बीच में, ये सेंटर वाले पोर्शन में ही है, जिसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है सारा मास। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। तो उन्होंने कहा कि जैसे पिछले थॉमसन्स मॉडल ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि रैंडमली कहीं भी नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड, जो इलेक्ट्रॉन्स है इस न्यूक्लियस के अराउंड ही है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये पूरा एटम है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास ही कहीं हैं और एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स कैसे घूम रहे हैं वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में, ऐसे ही न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द एटम। दिख ही रहा है वो, तो ये जो न्यूक्लियस का साइज है ये एटम के साइज से बहुत छोटा है। So these were the three postulates of nuclear model of an atom which was given by Rutherford। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है। अब बात आती है कि उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों सिलेक्ट किया, तो उसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सो द रीज़न वाई ही सिलेक्टेड गोल्ड फॉइल वॉज बिकॉज उसे बहुत पतली लेयर चाहिए थी, और गोल्ड क्या होता है, बहुत मैलिएबल होता है, मतलब बहुत ही पतली लेयर उसकी बन सकती है गोल्ड फॉइल की। सो द गोल्ड फॉइल वॉज वेरी वेरी थिन, बहुत पतली लेयर ऑब्टेन हो सकती है गोल्ड फॉइल की। नेक्स्ट इज अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है, मैंने वो ऑलरेडी बता दिया। हीलियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है, ऐसे शो होते हैं। दीज आर द अल्फा पार्टिकल्स। नेक्स्ट इज इनकी जो एनर्जी होती है अल्फा पार्टिकल की, दे हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। Next is, since the alpha particles were much heavier than protons, he did not expect to see large deviations। देखो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो उन्होंने क्या किया, जो डेविएशंस आई, डेविएशन मतलब जो एंगल्स अलग अलग एंगल्स पे बेंड हो रहा है, ये बहुत बड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से जाके बहुत बड़े एंगल पे बेंड हो गया। उसका रीज़न ये है कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे, मतलब ये जो रेडिएशंस थी ये काफ़ी हैवी थे, सिंस दैट अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर। तो क्योंकि ये हैवियर थे इस वजह से जो डेविएशंस थी वो काफ़ी छोटी थी, मतलब छोटे छोटे एंगल्स पे डेविएशंस हो रहा था, ऐसे बहुत बड़े एंगल पे नहीं डेविएट कर रहा था। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभार पूछ लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं कि गोल्ड फॉइल क्यों चूज़ किया, वाई ही सिलेक्टेड गोल्ड फॉइल एंड नॉट एन एल्यूमिनियम फॉइल। दूसरा कि जो डेविएशंस थी वो बहुत बड़ी क्यों नहीं थी, छोटी डेविएशंस क्यों थी, तो ये रीज़न है। ठीक है, अब तो ये तो हमारा था जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, लेकिन उसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी थे जिसकी वजह से ये जो रदरफोर्ड की थ्योरी थी ये रिजेक्ट हो गई। तो वील सी नाउ व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। सो अब हम समझेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। क्या क्या इसमें ड्रॉबैक्स थे, तो क्या है, रदरफोर्ड ने माना कि जो एटम है उसके बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो एक बात बाकी साइंटिस्ट ने बोली कि जब भी एक न्यूक्लियस या किसी भी सर्कुलर स्पीशीज के अराउंड ऑर्बिटिंग कोई भी चीज़ ऑर्बिट कर रही है, मतलब सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो क्या होगा, सर्कुलर पाथ में घूमने के बाद उनके अंदर कुछ एक्सेलरेशन होगी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी में चेंज आएगा, ऐसा नहीं है सेम वेलोसिटी से घूमेगी। जो वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, ड्यूरिंग विच इट वुड रेडिएट एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी भी रेडिएट होएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी भी निकलेगी।
ठीक है। तो अब बात क्या हुई कि अगर इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, उनके अंदर कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ उनसे एनर्जी निकल रही है, तो कभी ना कभी तो एनर्जी खत्म भी होगी, है ना। ये इलेक्ट्रॉन में मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, घूमते घूमते उसकी जो एनर्जी है वो कभी ना कभी खत्म भी हो जाएगी। अगर ऐसा होता है उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो गिर जाएगा, कहाँ गिरेगा, बीच में जाके गिरेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इट वुड फॉल इन द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के बीच में जाके गिर जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। बट हमें पता है कि जो एटम है, एटम एज अ होल इज वेरी वेरी स्टेबल, एटम स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है। तो मतलब इससे क्या पता चला कि जो रदरफोर्ड ने ये चीज़ बोली कि जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं उनमें कुछ ना कुछ एनर्जी निकलती है, वो गलत था, ठीक है। ये रदरफोर्ड ने जो कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं और उनसे कुछ एनर्जी निकलती है, दिस वाज रॉन्ग। जो नेक्स्ट जो बोहर आए थे, बोहर ने, नील बोहर ने ये वाली चीज़ प्रूफ कर दी थी कि उनसे एनर्जी नहीं निकलती। अगर उनसे एनर्जी निकलती होती तो कभी ना कभी एनर्जी खत्म भी हो जाती, और जिस दिन वो एनर्जी खत्म हो जाती वो न्यूक्लियस में आके गिर जाते, ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते घूमते न्यूक्लियस में आके गिर जाते, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यही ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम का, जिस वजह से रदरफोर्ड मॉडल है अगेन रिजेक्ट हो गया। अब क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल रिजेक्ट हुआ तो नील बोहर यानी एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने नई थ्योरी रखी एटम के बारे में। देखो वो फाइनल है, ठीक है, 3 ही थ्योरीज पढ़नी है हमने चैप्टर में मेन। तो बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अंटिल देन टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।